धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 12 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले 2 मिनट आपको पका लेते हैं। आप लोगों के कमेंट्स देखकर बड़ी हौसला अफजाई होती है और यहाँ मुझे कहते हुए ज़रा सा भी कोई ऐतराज़ नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि धाकड़ खबर अगर धाकड़ खबर है तो आप लोगों की बदौलत है, ना कि अकरम रईस खान या अकरम रईस खान की टीम की बदौलत। आप लोग जिस तरीके से प्यार देते हैं, जिस तरीके से सराहते हैं, उसकी बदौलत धाकड़ खबर है। यानी कि धाकड़ खबर अपने धाकड़ व्यूअर्स की वजह से धाकड़ खबर है। आप लोगों ने कल बहुत सारे कमेंट्स किए। मैंने एक पहलू उसमें उठाया था कि मैं बताता हूँ 5 खबरें, बोल देता हूँ 6 खबरें, या बताता हूँ 7 खबरें, पढ़ देता हूँ 5 खबरें। तो आप लोगों ने कहा कितना भी बोलिए, कितना भी पढ़िए, जो भी पढ़ते हैं बहुत अच्छा लगता है धाकड़ खबर जो करता है। इसके अलावा एक खबर पढ़ते हुए मैंने ब्रिजेश ठाकुर की, जो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड का आरोपी है, जिसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, जो हाई कोर्ट पहुंचा है दिल्ली की साकेत कोर्ट के फैसले के खिलाफ, जिसने कहा कि साहब मेरा पोटेंशियल टेस्ट तो कराया ही नहीं गया, ये तो प्रूफ ही नहीं किया गया कि मैं बलात्कार करने के लायक हूँ कि नहीं लायक हूँ। उसके ख़बर को बताते हुए मैंने आपके सामने कहा कि ये लोग ना अखबार छापते हैं ना कुछ करते हैं, लेकिन बहुत कुछ है इनके पास। हम लोग पत्रकारिता 10 साल अखबारों में कर चुके, 3 साल 3.5 साल से यहाँ कर रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा है। उस पर भी लोगों ने बहुत कमेंट किए, कहा कि ऐसे मत कहिए, हम लोगों का हौसला टूटता है। तो ये भी अच्छा लगता है कि आप लोग धाकड़ खबर से इस कदर प्यार और मोहब्बत करते हैं और दुआएं देते हैं। अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के साथ। पहली खबर रखने से पहले मुझे लगता है एक मामला आपके सामने रख देना चाहिए। आज है 22 जुलाई। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर कफील खान को लेकर सुनवाई होनी थी। हमने उनके भाई को फ़ोन किया, कई और लोगों को फ़ोन किया, कुछ अपडेट हमारे पास नहीं है, तो इसलिए उस खबर को हम आपके सामने नहीं रखने हैं। लेकिन जो सबसे टॉप की खबर है वो मैंने कल भी बुलेटिन में आपके सामने रखी थी और उसको आज आपसे अपडेट कराना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। कल मैंने आपके सामने खबर रखी थी कि राजस्थान के भरतपुर की डीग विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हुए राजा मान सिंह और उनके 2 साथियों को 1985 में एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने मार गिराया था। उससे एक दिन पहले राजा मान सिंह ने अपनी जोंगा कार से उस वक्त के जो सीएम हैं उनके हेलीकॉप्टर में टक्कर मार दी थी, हेलीकॉप्टर को क्षतिग्रस्त कर दिया था। ये मामला पहले जयपुर में चला, बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसको उत्तर प्रदेश के मथुरा में शिफ्ट कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। यहाँ ये 35 साल से मामला चल रहा था। अब जाके इस मामले में कल 11 पुलिस वाले दोषी करार दिए गए थे, 3 बरी करार दिए गए थे। तो आज का अपडेट ये है कि दोषी करार दिए गए 11 पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जिसमें से एक डीएसपी यानी कि सीओ यानी कि हिंदी में बात करें तो क्षेत्राधिकारी कान सिंह भाटी है और उसके अलावा 11 पुलिस वाले हैं। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि एक एनकाउंटर के मामले में जो राजा मरा, देखिए मुआवजा क्या दिया है कोर्ट ने और क्या जुर्माना लगाया है, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जो मरे हैं उनके परिवार को 30-30 हज़ार रुपये, भाई राजा मर रहा उसको 30 हज़ार दे रहे, हम मर गए तो हमारे वालों को तो 3 रुपये भी नहीं मिलने के। सोचो जरा, राजा की तो कुछ हैसियत तो होगी, जिसके नाम में राजा धरा पहले ही, तो 30-30 हज़ार रुपये उसको दे रहे हैं। और जो लोग घायल हो गए उनको महज 2-2 हज़ार रुपये 35 साल बाद अगर कुछ मुआवजा दिया जा रहा है, क्या कमाल का मुआवजा है। जज साहब को भाई साहब फूलों का गुलदस्ता देना चाहिए, वैसे ऐसे बोलना नहीं चाहिए जज साहब के बारे में। 2 मिनट में आजकल अवमानना हो जाता है। प्रशांत भूषण जो देश के जाने माने वकील हैं, उनके खिलाफ अवमानना का केस सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने शुरू कर दिया है, क्योंकि वो ट्विटर पर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को लेकर या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेकर ज़्यादा ही क्रिटिसाइज कर रहे थे। 1700 तारीखें चली हैं, इस दौरान 8 बार बहस पूरी हुई फिर अधूरी रह गई, और इसके अलावा 18 बार जज बदले गए। और अगर हिसाब किताब जोड़ें तो लोग बताते हैं, जो अखबारों के ज़रिए से पत्रकारों के हवाले से हमारे पास पहुंचा है, कि 15 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं इस पूरे मामले पे, और मिला क्या, 30 हज़ार रुपये का मुआवजा, उम्र कैद की सज़ा। इसके बाद वो हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे। हाई कोर्ट जाते ही हो सकता है हाई कोर्ट स्टे कर दे, फिर परिवार के लोगों ने जो लड़ाई 35 साल यहाँ लड़ी, अब जाके हाई कोर्ट में लड़िए, हाई कोर्ट से हो जाएगा, फिर जाके लड़ाई लड़नी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट में। पता चला इतनी ज़िंदगी बीत गई, हर्षद मेहता की तरह कुछ मामला कंप्लीट होने से पहले ही ऊपर वाले को प्यारे हो गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। इस सिस्टम पर, इस जटिल सिस्टम पर बात तो करनी पड़ेगी। बात यह भी करनी पड़ेगी कि पुलिस वाले जो आज एनकाउंटर कर रहे हैं कानपुर में या उत्तर प्रदेश में, वो इस खबर से सबक ले सकते हैं कि पड़े 35 साल लगे हों, लेकिन उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। इसी तरीके से 30-32 साल बाद जाके फैसला आया। मेरठ के हाशिमपुरा से उठाए गए 35 मुस्लिम नौजवानों को पीएससी ने लाकर गाजियाबाद के गंग नहर पर और इंडा नदी पर कत्ल कर दिया था, गोलियों से भून के मौत के घाट उतार दिया था। पिछले साल ही फैसला आया था उसमें,
और उन सबको उम्र कैद की सजा आखिरी सांस तक दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने सुनाई थी। तो सबक ले लें कुछ, ज्यादा अपने आकाओं की चमचागिरी में ना रहें। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दूसरी खबर में बात कर लेते हैं साहब विकास दुबे एनकाउंटर की, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई होनी थी, तो सुनवाई हो चुकी है। क्या हुआ है वो आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी भी योगी सरकार द्वारा बनाए गए न्यायिक आयोग में शामिल होंगे। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं वो इस न्यायिक आयोग के अध्यक्ष होंगे। जस्टिस BS चौहान को न्यायिक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथ ही उनके साथ जो पूर्व DGP हैं जिनका नाम है KR गुप्ता, उनको भी शामिल किया गया है। कानपुर एनकाउंटर कहिए, विकास दुबे एनकाउंटर कहिए कि 2 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच जो 8 पुलिस वाले मारे गए, उसके बाद 5 से 6 एनकाउंटर विकास दुबे और उसके साथियों के तमाम लोगों के जो किए, उस सब की ये जांच करेगा। 10 दिन के अंदर कहा गया है कि अपना काम शुरू कर देगा और 2 महीने के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर देगा। बता दें इससे पहले जो न्यायिक आयोग उत्तर प्रदेश सरकार या योगी सरकार ने बनाया था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज शशिकांत अग्रवाल के नेतृत्व में बनाया था। लेकिन अब इसका नेतृत्व जो है जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं वो करेंगे, जिनको सौंपा गया है BS चौहान को। तो ये अपने आप में बड़ा अपडेट है। परसों 20 तारीख को सुनवाई के बाद आज के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। उस दिन कोर्ट ने कहा था कि इतने मुकदमे दर्ज होने के बाद आखिर विकास दुबे कैसे जमानत पर खुला घूम रहा था और कानून का राज स्थापित करना सरकार का काम है। लेकिन भैया सुप्रीम कोर्ट को कौन बताए। यूपी का मुख्यमंत्री कह रहा है ठोंक दो भाई, कानून का राज नहीं है, ठोंक दो भाई। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ वहां के विधानसभा अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल कर दी है। उनका नाम है CP जोशी। उनका कहना है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने जिस तरीके से 2 दिन तक सुनवाई की और सुनवाई के बाद पहले 21 तारीख तक उनके फैसले पर रोक लगा दी, यानी कि कोई एक्शन नहीं ले सकते, इस पर रोक लगा दी। उसके बाद 24 तारीख तक उनके फैसला लेने पर यानी कि एक्शन लेने पर रोक लगा दी। ये उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, ये स्पीकर के अधिकार का हनन है। ये तमाम आरोप लगाते हुए उन्होंने पिटीशन दाखिल की है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस मामले को किस तरीके से एंटरटेन करता है। हमारे पास अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि इसमें कोई तारीख लगा दी गई है या नहीं लगाई गई है। हालांकि ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि जब तक राजस्थान हाईकोर्ट 24 जुलाई तक अपना फैसला नहीं सुनाता मैं इस मामले पे कुछ नहीं सुन सकता हूं। लेकिन हो सकता है कि वो सुन भी ले। जो भी होगा आपके सामने लाएंगे। लेकिन ये बड़ा अपडेट था, इसलिए इस बुलेटिन में रखना ज़रूरी था। हालांकि मैंने राजस्थान की खबरों पर अलग से जो बुलेटिन रखा उसमें इसको शुमार किया था, लेकिन कोर्ट बुलेटिन है इसलिए इसमें भी शामिल कर लिया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर की सदस्यता को लेकर कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है और नोटिस जारी करके कोर्ट ने निर्वाचन अधिकारी और वहां चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों से जवाब तलब कर लिया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट में एक मामला पहुंचा था जिसमें कानून मंत्री जितेंद्र तोमर की जो नॉमिनेशन फॉर्म है उसमें गलत जानकारियों पर सवाल खड़ा किया गया था और उनकी सदस्यता रद्द करने की बात कही गई थी। इस मामले में इस साल 2020 में 17 जनवरी को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया और उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया। त्रिनगर विधानसभा सीट से वो विधायक चुनकर आए थे। उन्होंने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिटीशन पर निर्वाचन अधिकारी और वहां से चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशी जो हैं उनको नोटिस जारी कर दिया है। अब इस मामले में आगे क्या सुनवाई होगी ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट से गच्चा खा चुके, झटका खा चुके जितेंद्र तोमर क्या सुप्रीम कोर्ट में संभल पाएंगे। क्योंकि उनका कहना है कि साहब मेरे खिलाफ जो हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई थी उसमें मेरी LLB डिग्री का कोई जिक्र नहीं था जी, उसमें तो मेरी ग्रेजुएशन की डिग्री पे बात की गई थी। लेकिन वहाँ उन्होंने मेरी LLB डिग्री पे बात करी कि LLB डिग्री का हवाला क्यों नहीं खोला। मैं नॉमिनेशन फार्म में अपनी डिग्री का हवाला खोलना भूल गया था, ये इनका कहना है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट उनकी इस बात को मान लेता है या हाई कोर्ट के फैसले को पलट देता है। पर फिलहाल अभी नोटिस जारी कर दिया तो इससे माना यही जाए कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को एंटरटेन करने के मूड में है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। चिल्ड्रन शेल्टर होम्स को दी जाने वाली रकम की जानकारी दे केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस L नागेश्वर राव की 3 सदस्यीय बेंच ने नोटिस जारी करके केंद्र सरकार से 2 हफ्ते के भीतर देश भर में फैले
चिल्ड्रन शेल्टर होम यानी कि बाल आश्रय गृह, हिंदी में भी बात कर रहा हूं मैं, को दिए जाने वाली राशि यानी कि रकम का ब्यौरा तलब कर लिया और साथ ही कहा है कि यह भी बताया जाए कि इनका ऑडिट किस स्थिति में है, उसकी भी एक रिपोर्ट पेश की जाए। बता दें आपको, कोरोना के चलते जब ये खबर आई थी कि कानपुर के शेल्टर होम में जितनी तमाम बच्चियां हैं वो कोरोना पीड़ित पाई गई हैं और कई बच्चियां गर्भवती पाई गई हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुमेटो कॉग्निजेंस लेकर, या यूं कहें हिंदी में बात करें तो स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले पर सुनवाई शुरू करी और अब इस मामले में सरकार से पूछा है कि शेल्टर्स होम्स को कितना पैसा, कितना फंड, कितनी राशि, कितनी रकम दी जाती है, इसका जवाब दे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आरोपियों को 24 घंटे के भीतर एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराई जाए, ये मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई है। कोरोना दौर में जिस तरीके से मुकदमे दर्ज हो रहे हैं उसके चलते आरोपियों को एफआईआर की कॉपी वक्त से नहीं मिल पा रही है। पुलिस उनको गिरफ्तार करके जेल भेज रही है, उनको पता भी नहीं चल पाता कि उनके खिलाफ कोई मुकदमे दर्ज हैं। तो ऐसे में ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि जो आरोपी हैं जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए 24 घंटे के भीतर उनको एफआईआर की कॉपी मिल जाए। ये कहते हुए कोलकाता के सामाजिक कार्यकर्ता वो बताए जाते हैं, नाम है उनका अभिषेक गोयल, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इसको एंटरटेन करता है, क्या इस पर फैसला सुनाता है। नज़र में आएगा अपडेट तो आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे, गुजर गया तो जाने देंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। काफ़ी दिलचस्प खबर है और आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सुनिए ज़रा, क्योंकि यहाँ लोग ना चीज़ों को अपने तरीके से देखते हैं, लेकिन चीज़ें आपको अपने तरीके से नहीं देखनी होती, दूसरों के तरीके से भी देखते हैं। लिव इन रिलेशन में रहने से नहीं छीन जाता है जीवन और सुरक्षा का अधिकार। दोबारा से सुनिए, लिव इन रिलेशन में रहने से नहीं छीन जाता है जीवन और सुरक्षा का अधिकार। पंजाब और हरियाणा का वो हाई कोर्ट कहलाता है, लेकिन मैं उसको चंडीगढ़ हाई कोर्ट के नाम से आपके सामने कहता हूँ। मोहाली में 2 लड़कियाँ एक साथ रहती हैं। उन दोनों लड़कियों ने हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दाखिल की, कहा कि हम दोनों लिव इन रिलेशन में रहती हैं, एक दूसरे को पसंद करती हैं, एक दूसरे से प्यार करती हैं। इस बात से हमारे परिवार के लोग हमें तरह तरह की धमकियां देते हैं। हम लोगों ने परेशान होकर मोहाली के एसएसपी को इस मामले में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने हमारी कोई मदद नहीं की, जिसके चलते अब हमें हाई कोर्ट आना पड़ा है। हाई कोर्ट ने पूरे मामले को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि ये दोनों बड़े प्यार भी ना करती हों, फिर भी एक साथ रहती हों, दोस्त हों, तब भी इनके जीवन और इनकी सुरक्षा का अधिकार इनको मिलना चाहिए। तो फौरी तौर पर पुलिस इनको सुरक्षा दे। हम मानते हैं कानूनी तौर पर ऐसी कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन सामाजिक तौर पर लोग ऐसे रिश्तों को पसंद नहीं करते। लेकिन लोगों की पसंद के हिसाब से चीज़ें नहीं चलेंगी, जो कानून है उसके हिसाब से चीज़ें चलेंगी। इनको सुरक्षा व्यवस्था फ़ौरन उपलब्ध कराई जाए। और साथ ही जो आगे का है वो थोड़ा ध्यान से सुनिए, इसलिए खबर के बारे में मैंने आपसे कहा कि थोड़ा ध्यान से सुनिए। कहा कि हमें इनके परिवार के लोगों की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, दोनों बालिग हैं, अपनी इच्छा से रह रही हैं, तो ऐसे नहीं है कि हम इसमें परिवार को सुने, परिवार के लोगों को नोटिस जारी करें, वो भी आगे अपना पक्ष रखें, उसको सुनने की हमें ज़रूरत नहीं है। इसलिए होशियार हो जाइए, जो लोग ऐसी चीज़ों को अपने आसपास को रखना, बर्दाश्त करना पसंद नहीं करते हैं, ये भी तो अल्पसंख्यक है ना जी। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है, लड़का लड़की के साथ, लड़की लड़के के साथ, या लड़की लड़की के साथ, या लड़का लड़की के साथ, जो चाहे वैसे रह सकता है। इस पर कोई पाबंदी जब कानून को नहीं है तो लोगों को भी नहीं होनी चाहिए। और अब तो देखिए सुधार होने लगा है समाज में। अब तो हरियाणा वाली खाप पंचायत भी कहने लगी है कि अब दूसरी जाति में शादी कर लोगे ना, दूसरी जाति की छोरी ले आओगे, फिर भी कोई दिक्कत ना। क्या करे भाई, अपनी जाति में छोरियां ना मिल रही, 1000 छोरों पे 800-700 छोरियां बची हैं, आएंगी कहाँ से छोरी, आगे खानदान परिवार चलेगा क्यों कर। तो उन्होंने कह दिया, तो वो भी बदलाव कर रहे। तो आप लोग तो शहर में रह रहे जी, मोहाली तो बड़ा शहर होगा, तो कम से कम वहाँ तो थोड़ा सुधार कर लो। अगली खबर की तरफ चलते। 4 धाम देवस्थानम मामले में सुब्रमण्यम स्वामी को नैनीताल हाई कोर्ट ने ज़बरदस्त झटका दिया है, उनकी पिटीशन को खारिज कर दिया। इस फैसले को उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के लिए बड़ा अच्छा माना जा रहा है, जबकि बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। क्या है मामला, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। उत्तराखंड सरकार ने एक अधिनियम बनाया है, देवस्थानम अधिनियम, 4 धाम देवस्थान अधिनियम। उसके तहत जो 4 धाम है और उसके आसपास के जो 51 मंदिर हैं, वहाँ पे जो तमाम मैनेजमेंट है, ट्रांसपोर्ट है
और जो स्ट्रक्चर में बदलाव की तमाम चीज़ें हैं वो ये अधिनियम के तहत होंगी। इसको इन्होंने गलत बताया था, असंवैधानिक बताया था सुब्रमण्यम स्वामी ने, और नैनीताल हाईकोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की थी। पिटीशन पर सुनवाई 6 जुलाई को कंप्लीट कर ली गई थी। अब उस पर फैसला सुना दिया गया है। वहाँ के चीफ जस्टिस रमेश रंगनाथन और RC खुलबे की बेंच ने फैसला सुनाते हुए पिटीशन को सिरे से खारिज कर दिया। जाओ सुब्रमण्यम स्वामी, अपने घर जाके दिल्ली में बैठो और बैठ के टीवी पे किसी बुलाओ जी न्यूज़ वाले को और कोई भड़काऊ सा बयान दो, हिंदू मुस्लिम की बात करो। यहाँ ये 4 धाम वाले मामले में आके अपनी ज़्यादा कानूनगिरी मत दिखाओ। तो ये कहते हुए उनकी पिटीशन को खारिज कर दिया। हालांकि अल्फाज मैंने अपनी तरफ से जोड़े हैं, लेकिन आपको एंटरटेन करने के लिए मज़ा भी तो आना चाहिए खबर देखते हुए। फ़ायदा क्या है, ऐसे खबर सुनाओ पुराने ज़माने की तरह कि सलमा सुल्ताना आती थी, आके बैठ जाती थी, जब उनके होठ हिलते थे या पलकें हिलती थी तो लगता था कि कोई खबर पढ़ रहा है, वरना ऐसा लगता था कि शायद कोई पुतला खबर पढ़ रहा है। इसके अलावा जो मेल खबर पढ़ा करते थे उनके बारे में कार्टून छपा करता था कि वो नीचे ना हाफ निक्कर पहनते हैं, ऊपर से कोट पहन के बैठ जाते हैं, क्योंकि उतना ही दिखते हैं जैसे मैं जैकेट पहन के आपके सामने बैठ जाता हूं। तो इस पिटीशन को खारिज करने पर माना जा रहा है कि सुब्रमण्यम स्वामी के लिए झटका है। बड़ा सवाल ये है, क्या सुब्रमण्यम स्वामी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? क्योंकि भाई तो वो तो हर चीज़ में कोर्ट में जाके भीतर खड़े हो जाएं, मुझे भी पार्टी बना लो जी राम मंदिर वाले मामले में। देखा होगा ना, अपने कोर्ट ने कहा भैया अपने घर जा, हम नहीं बनाते। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस को तलब कर लिया है। ये खबर हमारे पास आ रही है तेलंगाना हाईकोर्ट से जुड़ी हुई। तेलंगाना हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस को 28 जुलाई को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा है। साहब ऐसे नहीं कि जवाब दे दो, यहाँ पे आ जा भैया, कोर्ट के सामने खड़ा है। और साथ में जो कहा है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी साथ में आवे। और इसके अलावा जो ग्रेटर हैदराबाद, भाई साहब ये ग्रेटर हर जगह लग गया है, हर जगह लोग कि जी हम ग्रेटर अमेरिका बनाएंगे, हम विश्व गुरु बनाएंगे इंडिया को। ये लोग ग्रेटर बनने के चक्कर में जो लगे पड़े हैं ना, ये अजीब सी मुझे लगता है, इसको हटाना चाहिए, नॉर्मल रहो ना यार। तो ग्रेटर हैदराबाद के जो कमिश्नर हैं उनको भी तलब कर लिया है। बता दें आपको, हैदराबाद में बहुत तेज़ी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर हाईकोर्ट काफ़ी चिंतित है। सरकारी मशीनरी तो ठप है, पर हाई कोर्ट वाकई में इस देश के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से जब आप तुलना करेंगे, एक चीज़ और आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, आजकल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण को शायद मामले नहीं दिए जा रहे हैं, उनको साइड कर दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मजदूरों वाले मामले में जब से फैसला सुनाया और सरकार को दबा के फटकार लगाई कि 7 दिनों के अंदर मजदूरों को उनके घर तक भेजा जाए, उन पर मुकदमे दर्ज जो हैं वो ख़त्म कर दिए जाएँ, तो उसके बाद से लगता है उनको साइड कर दिया गया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सरकारी बैंकों पर कार्रवाई करने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। ये बड़ी खबर है, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बड़े कर्जदार जो हैं वो पैसा अगर नहीं चुका रहे हैं तो उन कंपनियों के डायरेक्टर्स और उन कंपनियों के प्रमोटर्स की जो पर्सनल गारंटी है उसको तलब क्यों नहीं करता है बैंक? भैया एक बात बताओ, जो पैसे नहीं दे रहे तो पर्सनल गारंटी भी तो दे रही, उसी को पकड़ लो बैंक वालों। तो पर्सनल गारंटी क्यों नहीं जब्त करता है बैंक, या उस पर अपना कब्जा क्यों नहीं जमाता है, उसको क्यों नीलाम नहीं करता है? तो ऐसे सरकारी बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सौरभ जैन की ओर से एक पिटीशन दाखिल की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस RF नरीमन और नवीन सिन्हा की बेंच ने मोदी सरकार से, या यूँ कहें केंद्र सरकार से 4 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है, और इसके बाद कोर्ट इस पर अपना फैसला लेगा। सौरभ जैन का कहना है कि हर साल ऐसी लापरवाही से देश को या बैंकों को 1900 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। भाई कौन सा इनके अपने घर से हो रहा है? ये तो नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह लें, इनकी तरफ से बैंक डूब जाओ चाहे कुछ ही डूब जाओ, पैसा डूबे तो गरीब आदमी का डूबे, मरे तो गरीब आदमी मरे, किसी और का क्या हो, इनको तो तनख्वाह मिली रही। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली दंगे में भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं के खिलाफ सुनवाई एक बार फिर से टल गई है। हाई कोर्ट अब इस मामले में 27 जुलाई को सुनवाई करेगा। क्यों टली है सुनवाई, थोड़ा वो समझ लीजिए। सुनवाई टालने के साथ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DN पटेल और प्रतीक जालन की बेंच ने दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार लगाई और कहा, इस मामले को लेकर जितनी भी पिटीशन दाखिल की गई हैं उन सब का जवाब दाखिल करिए। आपने जो एक कॉमन जवाब दाखिल कर दिया है उससे काम नहीं चलेगा। बता दें आपको, पिटीशनर के वकील ने कहा कि साहब सारे मामलों को लेकर एक जवाब दाखिल कर दिया और उसकी कॉपी तक भी हमें नहीं मिल पाई। तो उसके बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई और कहा कि जवाब दाखिल करने के लिए ये आखिरी मौका है। अब देखेंगे
क्या होगा इस मामले में 27 को आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस मामले को थोड़ा समझ लीजिए। पिछले हफ्ते दिल्ली पुलिस ने जो अपना जवाब दिया था, जिसे कॉमन जवाब कहा जा रहा है, उसमें कहा था ना साहब कपिल मिश्रा की कोई गलती ना साहब अनुराग ठाकुर की कोई गलती ना साहब प्रवेश वर्मा की कोई गलती ना साहब अभय वर्मा की कोई गलती ना। इनके भड़काऊ भाषण भड़काऊ नहीं है, ना ही इनके भड़काऊ भाषण देने के बाद कोई दंगा हुआ है, ना ही दंगों में इनकी कोई भूमिका है। और जब साहब इनकी ना, तो सोनिया गांधी की भी ना, राहुल गांधी की भी ना, प्रियंका गांधी की भी ना, वारिस पठान की भी ना, मनीष सिसोदिया की भी ना, और तमाम लोगों की भी ना है। बता दें आपको, एक पिटीशन दाखिल की गई थी जिसमें बीजेपी की 4 नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज कराने की कोर्ट से मांग की गई थी। उसके कुछ ही दिन बाद फिर सोनिया, राहुल, प्रियंका और वारिस पठान और तमाम के मनीष सिसोदिया जैसे नेताओं के खिलाफ भी एक पिटीशन इसी में दाखिल कर दी। कहा गया कि इसको जॉइंट पिटीशन मानकर सुनवाई की जाए, तो उसी पर कोर्ट सुनवाई कर रही है। 27 को क्या होगा, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आदेश के बाद भी केंद्र ने नहीं लगाया स्मोक टावर, कोर्ट ने भेजा नोटिस। बता दें आपको, जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था और कहा था दिल्ली के आनंद विहार में एक स्मोक टावर लगा दीजिए। स्मोक टावर को बताया जाता है कि वो वायु प्रदूषण को सोख लेता है और हवा को दूषित होने से बचा लेता है, शुद्ध कर देता है। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भैया लगा दो, IIT मुंबई के साथ मिलकर लगा दो, लेकिन केंद्र सरकार ने बताया जा रहा है कि अभी तक नहीं लगाया, जिसको लेकर एक वकील साहब पहुंच गए कोर्ट में। उन्होंने कहा साहब आपने ऑर्डर दे रखा है और ये तो ना लगा रहे अब लोग। कोर्ट ने कहा अच्छा भाई ठीक है, ऐसी बात है, नोटिस जारी करके पूछ लेते हैं भाई क्यों करना लगा रहे। तो कहा कि 7 दिन के भीतर बताएं कि ये स्मोक टावर क्यों नहीं लगा रहे हैं और अभी तक इसमें कार्रवाई कहाँ तक आगे बढ़ी है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से जो कहा जा रहा है इस पूरे मामले के अंदर, वो कहा जा रहा है कि साहब IIT मुंबई जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। हमने टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को ये पूरा टेंडर दे रखा है, वो कई बार वहाँ विजिट कर चुका है। स्मोक टावर जब ही तो लगाएगा जब IIT मुंबई सपोर्ट करेगी। और इन वकील साहब का कहना है कि साहब अभी तक तो MOU साइन भी नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश केंद्र सरकार न सुन रही, दिल्ली के दिल्ली अपने आदेश को लागू नहीं करवा पा रहा सुप्रीम कोर्ट। सोचिएगा, देश के दूर दराज के किसी इलाके। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दी इजाजत।